एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व अध्याय 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रावधान किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में कहा गया था कि ये निर्देशक तत्व उन अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा गवर्नर जनरल तथा भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के लिए जारी किए गए थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जैसा कि संविधान निर्माता भारत को भविष्य में देखना चाहते थे। ये तत्व देश के शासन का मूलभूत आधार है, अतः राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्वों का प्रयोग यथासंभव विधि निर्माण में करे। संविधान निर्माण के दौरान देश की स्वतंत्रता नवजात स्थिति में थी और ऐसे में राज्य के पास इन विस्तृत नीतिगत तत्वों को लागू करने योग्य प्रशासनिक तथा आर्थिक संसाधनों का अभाव था। इसके बाद देखिए, बात करें तो स्वतंत्रता के समय भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ था। ऐसे में समस्त नीतिगत तत्वों के लिए समान राजनीतिक सहमति बनाना संभव नहीं था। पशुओं का संरक्षण, समान नागरिक संहिता ऐसे संवेदनशील मुद्दे थे जिन पर तत्कालीन समय में कठोर निर्णय लेना उचित नहीं था, क्योंकि देश में पहले से ही सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति खराब थी। संविधान निर्माता के समक्ष इस बात की भी समस्याएं थी कि वे मूल अधिकारों को अपेक्षित करने वाले नीति निर्देशक तत्वों को कैसे लागू करें और विशेषकर न्यायपालिका के हस्तक्षेप की संभावना को देखते हुए। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व शीर्षक से यह स्पष्ट हो जाता है कि नीतियों और कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार अगर बात करें तो भाग 4 में राज्य का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। तो भाग 4 में राज्य का जो अर्थ है वही मूल अधिकार से संबंधित जो भाग 3 में है वही है, सेम है। और इसीलिए राज्य के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विधायिका और कार्यपालिका के सभी भाग, स्थानीय प्राधिकरण और देश के अन्य सभी लोक प्राधिकरण शामिल हैं। निर्देशक तत्वों की आलोचना भी की जाती है, तो आलोचना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, संविधान सभा के कुछ सदस्य और कई संविधान विशेषज्ञों ने विभिन्न आधारों पर निर्देशक तत्वों की आलोचना की है। आलोचना का जो मुख्य आधार है, कोई कानूनी सख्ती नहीं है, इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। यह तर्कहीन व्यवस्था है, रूढ़िवादी है और इससे निर्देशक तत्वों से संवैधानिक टकराव होता है। तो कोई कानूनी सख्ती नहीं है। इसके बारे में अगर देखें तो गैर न्यायोचित प्रकृति के कारण केटी शाह ने निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। टीटी कृष्णाचारी ने इन्हें भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर कहा है और केसी वेयर ने इन्हें धार्मिक उपदेश की संज्ञा दी। तर्कहीन व्यवस्था, निर्देशक तत्वों की आलोचना तर्कहीन व्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। एन श्रीनिवासन ने कहा कि निर्देशक तत्व तर्कहीन और अनुचित तरीके से वर्गीकृत किए गए हैं और सर आइवर जेनिंग्स हैं, इनके अनुसार अगर बात करें तो इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है। ये रूढ़िवादी है कैसे? तो आइवर जेनिंग्स के अनुसार अगर बात करें तो ये तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है और भारत के लिए भविष्य में उपयोगी नहीं होंगे। इसे समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद की संज्ञा दी गई। संवैधानिक टकराव कैसे है? तो के संथानम का मानना है कि निर्देशक तत्वों ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य टकराव को जन्म दिया है। यह टकराव केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर संभव है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे जो संतुति है इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। इन्होंने इस बात की संतुति की कि व्यक्तिगत अधिकार को दो श्रेणियों में, न्यायोचित और गैर न्यायोचित में बांटा जाना चाहिए, जिसे प्रारूप समिति के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस तरह न्यायोचित प्रकृति वाले मूल अधिकारों को भाग 3 में उल्लेखित किया गया है और गैर न्यायोचित निर्देशक तत्व को संविधान के भाग 4 में रखा गया है।
निर्देशक तत्वों की जो उपयोगिता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में उपयुक्त आलोचना का अपना स्थान है, परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मात्र इसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व लोकतंत्र को सही अर्थों में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन तत्वों के संदर्भ में अगर देखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो मात्रा है, इस मात्रा के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक जो तत्व है ये लोकतंत्र को सही अर्थों में स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में संविधान में जो उल्लेख है कि ये शासन के मूलभूत आधार है, इन्हें सभी निर्देशों का पालन करके ही राज्य की जनता को जो है आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाया जा सकेगा, और इन निर्देशक तत्वों के अनुपालन के पश्चात भारत न केवल अधिक लोकतांत्रिक होगा बल्कि नागरिकों के लिए ये कल्याणकारी भी होगा। नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शन के समान है। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य को नागरिकों के हित में कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए किसी सरकार के द्वारा की गई पहल संबंधित सरकार की प्रगतिशीलता को दर्शाते हैं। प्रसिद्ध संविधानविद ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा, जो ग्रेनविल ऑस्टिन का पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन में निर्देशक तत्वों और मूल अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा है। किसको? तो निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को। किसने? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन में। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य राज्य तथा कार्यपालिका को कल्याणकारी कार्यों की तरह स्वैच्छिक रूप से प्रेरित करना था। संविधान निर्माता नागरिकों का कल्याण तो चाहते थे, परंतु वे राज्य की समस्याओं से भी ये अवगत थे। भारत के पूर्व महान्यायवादी MC सीतलवाड़ के अनुसार अगर बात करें तो निर्देशक तत्व प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं, जिससे नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बनाए रखने में सहायता मिलती है। इसके बाद अगर बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, इसका जो विवरण है इसके बारे में देखेंगे। आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। राज्य विशेषकर आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और अनेक व्यवसायों में शामिल लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का ये प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत अगर बात करें तो राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व, 39 में जो बातें कही गई है कि राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक जो तत्व हैं, राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण और इस प्रकार मतलब कि बटा हो जिसे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम प्राप्ति हो। आर्थिक व्यवसाय इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, नुकसान मतलब कि न हो, अहित न हो किसी का, सबको इसके लिए जो है समान अवसर मिले, पुरुष और स्त्री दोनों को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के जो पुरुष स्त्री जो मतलब काम करने वाले हैं जो मतलब कि कर्मकार हैं, इनके स्वास्थ्य और शक्ति, ठीक है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न आना पड़े जो उनकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल न हो। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं एवं शोषण के विरुद्ध उनकी रक्षा की जाए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अतः स्थापित। अनुच्छेद 39 क में जो प्रावधान है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता,
राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार से काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और साथ ही यह सुनिश्चित करे कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। और उपयुक्त विधान के अंतर्गत अगर बात करें तो राज्य किसी अन्य रीति से जो है निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड की व्यवस्था करेगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है यह अंतः स्थापित है। इसके बाद अगर बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निर्मित विभिन्न अधिनियम जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो आर्टिकल 39 है, या पहले 38 को देख लेते हैं। 38 में जो प्रावधान किया गया है इसका जो प्रभाव है वो किस मतलब कि संदर्भ में है, तो योजना आयोग की जो है स्थापना। आर्टिकल 38 में योजना आयोग की स्थापना की जो है बात कही गई है। आर्टिकल 39 का जो प्रभाव है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठीक है। और जो अनुच्छेद 40 है इसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार दिया गया है। इसके बाद 41 जो है इसका जो प्रभाव है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसके बाद अगर बात करें तो आर्टिकल 42 जो है इसमें जो प्रावधान है इसका जो प्रभाव है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। इसके बाद अनुच्छेद जो 45 है इसका जो प्रभाव है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 क को जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करना। 48 क का जो प्रभाव है इसमें जो बातें कही गई है पर्यावरण एवं वन्य जीव जो संरक्षण है, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो है प्रभाव पड़ता है इसके अंतर्गत। और इसके बाद जो आपका अनुच्छेद 50 है इसका जो प्रभाव है कहां पर पड़ता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 बनाकर जो है लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये जो प्रभाव है किन किन पर पड़ता है इस अनुच्छेद का आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का ये गठन करता है। अनुच्छेद 40 क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए अवश्य हो। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 41 है, इसमें जो अधिकार दिया गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता आदि की दशाओं में लोक सहायता पाने की अधिकार को जो है प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी मनरेगा काम पाने के अधिकार के अंतर्गत है, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है, याद रखिएगा। 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी विशेषकर अनुच्छेद 41 के अंतर्गत अगर बात करें तो बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति के दिशा में यह जो है एक महत्वपूर्ण कदम है। और प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल थे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। 1 अप्रैल 2001 से एनएमबीएस एनएमबीएस को जो है जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का भाग बना दिया गया है। अनुच्छेद 42 जो है इसमें जो प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 42 क्या कहता है, काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो 42 में क्या प्रावधान है, काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का जो है इसमें उपबंध है। काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए जो है प्रसूति, ठीक है, मतलब कि जो मैटरनिटी है, जो प्रसूति है, इसके सहायता के लिए जो है ये उपबंध करेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 43 जो है ये क्या करता है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 43 जो है इसमें जो मतलब कि प्रावधान किए गए कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी राज्य जो है विधान के द्वारा कृषि, उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को कार्य, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली
काम की दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का जो है प्रयास करेगा। और साथ ही राज्य जो है ग्रामों में कुटीर उद्योग को व्यक्तिक अथवा सहकारी आधार पर जो है ये इसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 क के अंतर्गत देखें, 43 क इसमें जो प्रावधान किया गया है कि उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों या संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। वहीं अनुच्छेद 43 ख में जो बातें कही गई है कि सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचालन व नियंत्रण, यानी राज्य जो है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तता प्राप्त करना, यानी स्वायत्त प्रचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को जो है प्रोत्साहित करेगा। अनुच्छेद 44 जो है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो है प्रदान करता है, यानी राज्य जो है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए जो है एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 45 के अंतर्गत अगर बात करें तो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान है। राज्य को सभी बच्चों के लिए, राज्य जो है सभी बच्चों के लिए अब तक शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए जो है प्रयास करेगा। और जब तक यह प्रयास कब तक करेगा, जब तक वह 6 वर्ष के आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं। और यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है इसके शिक्षा और देखभाल के लिए राज्य जो है इसका प्रयास करेगा, इसके लिए व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 46 में जो बातें कही गई है कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान करेगा। ठीक है। और राज्य जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। अर्थ यानी मतलब कि रुपया पैसा, इकोनॉमिक्स और सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 में जो प्रावधान किया गया है, क्या किया गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य का यह कर्तव्य है। तो राज्य का कर्तव्य क्या है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करेगा, इसके लिए यह प्रयास करेगा और लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। राज्य लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को जो है अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, इसे प्राथमिक कर्तव्य समझेगा। और मादक पेयों, यानी जो नशीले पेय पदार्थ हैं, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करने का यह प्रयास करेगा। तो जो मादक पेय पदार्थ है, नशीले पेय पदार्थ है, इनके लिए जो है इस पर प्रतिबंध लगाएगा। अनुच्छेद 48 जो है इसमें जो प्रावधान किया गया, कृषि और पशुपालन का संगठन किया गया है। राज्य जो है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा, विशेषकर गाय और बछड़ों या अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए यह कदम उठाएगा। तो राज्य जो है कृषि और पशुपालन को क्या करेगा, याद रखिएगा। अगर बात करें तो जो आर्टिकल 48 है इसमें कृषि और पशुपालन के लिए संगठन की बात कही गई है, यानी राज्य जो है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का, मतलब साइंटिफिक तरीके से संगठित करने का प्रयास करेगा, विशेषकर गाय और बछड़ा या अन्य दुधारू जो पशु हैं या माल ढोने वाले जो पशु हैं, इन नस्लों के परिरक्षण, इनकी रक्षा और सुधार के लिए, उनके नस्ल में सुधार के लिए और उनके हत्या पर जो है प्रतिषेध के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 का इसमें जो प्रावधान किया गया कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा, यानी राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु का विरूपण, विनाश और क्षरण एवं निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। तो अनुच्छेद 51 में जो बात
लिखी गई है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी इसके अंतर्गत राज्य जो है निम्नलिखित प्रयास करेगा, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का यह प्रयास करेगा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का यह प्रयास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि की बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का यह प्रयास करेगा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता के द्वारा करने का प्रयास करेगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए बाद में जो जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व बाद में जोड़े गए, तो देखिए पिछले 66 वर्षों के दौरान नीति निर्देशक तत्वों के क्षेत्राधिकार में भी जो है विस्तार होता रहा है। संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में नए अनुच्छेद शामिल किए गए। पहली बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नए निर्देशक तत्व जोड़े गए। पहला जो अनुच्छेद 39 का है इसको जोड़ा गया, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। इसके बाद 39 च आर्टिकल 39 च जो है इसको जोड़ा गया, यानी बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों के शोषण से रक्षा तथा स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर पाने का अधिकार। इसके बाद अनुच्छेद 43 का जोड़ा गया, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, और अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38 की भाषा में संशोधन किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क में शिक्षा के अधिकार को शामिल किए जाने के बाद अनुच्छेद 45 में 6 वर्षों से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्तव्य राज्य पर अधिरोपित किया गया है। तो ये सभी जो संशोधन है आप ध्यान में रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा अनुच्छेद 43 ख अंत स्थापित किया गया, जोड़ा गया, जो राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन के लिए निर्देश देता है। इसके बाद भाग 4 से बाहर के जो निर्देश हैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। भाग 4 में उल्लेखित निर्देशों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में भी कई निर्देश दिए गए, जिसका विवरण इस प्रकार है। पहला है सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे, यानी संघ या किसी राज्य के क्रियाकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति को जो है इस संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा, और इस संगति को मद्देनजर रखते हुए जो है भाग 16 में अनुच्छेद 325 का प्रावधान किया गया है। इसके बाद मातृभाषा में शिक्षा, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह भाग 17 में अनुच्छेद 350 के अंतर्गत है। हिंदी भाषा का विकास, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, जिसे हिंदी भारत की मतलब कि सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बने, और ये भाग 17 में अनुच्छेद 351 के तहत इसका प्रावधान है। निर्देशक तत्वों का जो वर्गीकरण है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्वों की व्यापकता को देखते हुए, इसके मतलब कि कह सकते हैं कि विशेषताओं को देखते हुए इसे कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ तत्व समाजवाद की स्थापना के लिए, जबकि कुछ गांधीवादी विचारों से प्रभावित हैं, तथा कई तत्व समाज के पिछड़े और दलित वर्गों के उत्थानों के लिए उल्लेखित किए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्गीकरण है वो 3 रूपों में किया गया है, समाजवादी सिद्धांत के संदर्भ में, उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत के संदर्भ में। जो समाजवादी सिद्धांत है इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो है 38 क, ख, ग, घ, अंग, 39 क, 42 और आर्टिकल जो है 43 क। इसके बाद उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 क, 49 और आर्टिकल 50, आर्टिकल 51 यानी 51। इसके बाद गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 ख, अनुच्छेद 46, 47 और 48, याद रखिएगा। तो इसके बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत। तो देखिए समाजवादी सिद्धांत जो है इसके अंतर्गत अगर बात करें तो ये सिद्धांत लोकतांत्रिक समाजवादी राज का खाका खींचते हैं।
उसका मैप बनाते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अनुच्छेद 38 जो वन है, 38 वन, ये लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था मतलब करता है। अनुच्छेद 38(2) के तहत आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 39 ख के तहत समुदाय हैं, इन समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार से हो जैसे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 घ जो है पुरुष और स्त्री जो है इन दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। 39 अंग जो है, आर्टिकल 39 अंग पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। इसके बाद अनुच्छेद 39 क जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत एवं मानव उचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का जो है प्रबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 क जो है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। इसके बाद गांधीवादी सिद्धांत जो है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द गांधीयन प्रिंसिपल्स, यानी गांधीवादी जो सिद्धांत है, इसके बारे में अगर बात करें तो यह सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। यह सिद्धांत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित योजनाओं और दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। जैसे अनुच्छेद 40, इनका जो सपना था ग्राम पंचायतों का गठन, तो अनुच्छेद 40 में इसका जो है उल्लेख कर दिया गया है, इसमें ये प्रावधान है। इसके बाद अनुच्छेद 43 में जो प्रावधान है कुटीर उद्योग है, यानी घर घर जो है छोटे से छोटे जो है लघु उद्योग किया जाए। तो इनके जो सपने थे, मतलब कि हर लोगों के पास कुछ करने का काम हो, तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 के तहत अनुच्छेद 43 ख जो है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वयं संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 जो है गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध और उनके नस्लों में सुधार के प्रयास किए जाए। ये सभी गांधीवादी जो है सिद्धांत है। इसके बाद पाश्चात्य उदारवादी जो सिद्धांत है, इसके बारे में देख लेते हैं। इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादी विचारधारा से संबंधित हैं। अनुच्छेद 44 जो है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ठीक है, एक यूनियन, मतलब कि कह सकते हैं कि मतलब कि एक सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता का इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 45 के तहत अगर बात करें तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन हो। यानी ये जो आर्टिकल है, इसमें जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। अनुच्छेद 48 का जो है इसमें पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 39 जो है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या संस्थान या वस्तु का संरक्षण करना। और अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 में जो प्रावधान है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। याद रखिएगा, मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों के मध्य जो अंतर है इसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, क्या अंतर है। तो जो मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के मध्य जो अंतर है, जो बेसिक अंतर है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में जो अंतर है, पहला जो मूल अधिकार में अंतर है, ये अपनी मूल प्रकृति में नकारात्मक है क्योंकि ये राज्य को कुछ मामलों पर जो है कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। वही निर्देशक तत्व जो है ये मूल प्रकृति में सकारात्मक है क्योंकि राज्य को कुछ मामलों पर इनकी आवश्यकता होती है। मूल अधिकार ये न्यायोचित होते हैं और इनके हनन पर न्यायालय के द्वारा इन्हें लागू करवाया जा सकता है। वहीं जो निर्देशक तत्व है ये गैर न्यायोचित होते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। इसके बाद इसका उद्देश्य जो है, मूल अधिकार का जो उद्देश्य है, देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना और निर्देशक तत्व का जो
मतलब कि कहें जो इसका उद्देश्य है, निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है कि देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मूल अधिकार ये कानूनी रूप से जो है मान्य है और जो निर्देशक तत्व है ये नैतिक और राजनीतिक मान्यता इसे प्राप्त है। मूल अधिकार ये व्यक्ति कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं और इस प्रकार ये स्वतः व्यक्तिक है, और जो निर्देशक तत्व है ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं और इस तरह ये समाजवादी है। 6 जो है यानी मूल अधिकार जो है इसे लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः लागू है। जो निर्देशक तत्व है इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है और ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। जो मूल अधिकार है, न्यायालय इस बात के लिए बाध है, मतलब कि इसके लिए ये बाध हो जाता है न्यायालय कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे, और निर्देशक तत्व जो है इसका उल्लंघन करने वाले किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। यानी विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। याद रखिएगा, इतने अंतरों के बाद भी दोनों सिद्धांतों का अपना अपना महत्व है, ठीक है। और मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व वास्तव में एक ही व्यवस्था के अंग है तथा इन दोनों का लक्ष्य भी एक ही है। प्रत्येक नागरिक के प्रत्येक नागरिक है इनके व्यक्तिक या व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। निर्देशक तत्वों के मूल अधिकार में संतुलन, इसके बारे में देख लेते हैं किस तरह से जो है संतुलन है। निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में जो संतुलन है, मिनर्वा मिल्स मामला, याद रखिएगा मिनर्वा मिल्स मामला जो 1980 का था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने जो उच्चतम न्यायालय था इसने यह व्यवस्था कर दी थी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है और ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं और ये एक रथ के 2 पहिए के समान है और एक दूसरे से ये कम नहीं है। इन्हें एक दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना जो है वो बाधित होती है। मूल भावना और संतुलन संविधान की बुनियादी ढांचे की आवश्यकता, मतलब कि आवश्यक विशेषता है, ये दोनों की आवश्यकता है। इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको आप हनन नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब कि तौहीन नहीं कर सकते हैं। निर्देशक तत्वों के तय लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। संसद निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसके संदर्भ में ये बातें कही गई थी, बेसिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लोक कल्याणकारी जो राज है, पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज, यह एक लोक कल्याणकारी राज के द्वारा लोगों की भलाई या कल्याण के लिए विभिन्न तरह के कार्य किए जाते हैं, जैसे शिक्षा, सामाजिक विकास, रोजगार का सृजन, गरीबी और भूखमरी का उन्मूलन, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को उपलब्ध कराना इत्यादि। इसके बाद है नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय। ब्रिटिश कानून के अनुसार अगर बात करें तो प्राकृतिक न्याय के 3 प्रमुख आधार हैं। पहला, किसी भी वाद में या विवाद में प्रत्येक पक्ष को उसकी बात सुने जाने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, किसी भी मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश का उस मामले के परिणाम में कोई व्यक्तिगत हित न हो। और तीसरा, दंड अपराध से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016, इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना में संशोधन किया है और वित्तीय सहायता राशि को 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए और वार्षिक बजट को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 47 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सर्वाधिक वंचित, हाशिए पर पड़े व्यक्ति जैसे दिव्यांग, तस्करी और यौन शोषण से मुक्त कराई गई महिलाएं और बच्चे और ट्रांसजेंडरों को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरे क्रम में शामिल महिलाओं और नाबालिगों को 2 लाख रुपए मिलेंगे और सामान्य वयस्क बंधुआ मजदूर को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद पशु क्रूरता निरोधक यानी पशुधन बाजार नियमन अधिनियम 2017, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पशु क्रूरता यानी पशुधन बाजार अधिनियम 2017 की अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति बाजार में अवयस्क पशु को बिक्री के लिए न लेकर आए। किसी भी व्यक्ति को पशु बाजार में पशु लाने की अनुमति जब तक नहीं होगी जब तक कि उसे मालिक के द्वारा लिखित घोषणा पत्र न दे दिया जाए। साथ ही उसे स्पष्ट करना होगा कि बाजार में पशु लाने का उद्देश्य केवल उसकी बिक्री है, उसका वध नहीं, उसकी हत्या करना नहीं। सरकार ने पशुओं से जुड़ी
क्रूर परंपराओं पर भी प्रतिबंध लगाया है, जिसमें उनके सिंह रंगना, उसके मतलब पशुओं का जो सिंह होता है, हॉर्न जो होता है, उनको रंगना या उन पर आभूषण एवं सजावट का सामान लगाना शामिल है। इस अधिनियम के अनुसार मवेशियों को बेचने या उनके वध पर जो है पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इस अधिसूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 और राज्य सीमाओं के 25 किलोमीटर के सीमा में पशु बाजार नहीं लगाए जा सकेंगे। पशुओं के स्वस्थ रहने, खाने पीने, सोने और उन्हें रखने के स्थान को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो घरेलू हिंसा कानून में संशोधन किया गया है। अक्टूबर 2016 में घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में संशोधन हुआ। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के कानूनी जो धारा 2Q है, इसमें दिए गए वयस्क पुरुष को हटाने का जो है आदेश देते हुए कहा कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। घरेलू हिंसा कानून के दायरे में विस्तार होने से किसी महिला के साथ हिंसा या उत्पीड़न के मामले में महिलाओं तथा गैर वयस्कों पर भी अभियोजन चलाने का जो है मार्ग प्रशस्त हो गया है। संवैधानिक समानता के साथ उचित एवं त्वरित न्याय प्रदान किए जा सकेंगे। महिलाओं का संरक्षण एवं सशक्तिकरण होगा। घरेलू हिंसा क्या है? किसी भी महिला के साथ घर के चारदीवारी के अंदर होने वाले किसी भी प्रकार की हिंसा, मारपीट, उत्पीड़न इत्यादि के जो मामले हैं, ये घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत आते हैं। महिला को गाली देना, ताना देना, अपमान करना, उसकी मर्जी के विरुद्ध उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करना, जबरन शादी के लिए बाध्य कराना इत्यादि, ये सभी मामले घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। पत्नी को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना, रोकना या बाध्य करना, दहेज की मांग करना इत्यादि भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाल श्रम संशोधन अधिनियम जो 2016 है, जुलाई 2016 में राष्ट्रपति ने बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 को सहमति प्रदान कर दी। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही हानिकारक उद्योग और व्यवसाय में किशोरों को जो है किशोर यानी 14 वर्ष से, याद रखिएगा, जो किशोर होंगे 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे होंगे, इनको रोजगार पर रखने का जो है, अगर इन 14 से 18 वर्ष के बच्चों को रोजगार पर रखा जाता है तो ये मतलब कि अपराध होगा। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इस प्रकार भारत जो है बाल श्रम पर 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक कौन सा, ILO और दूसरा यूनिसेफ के मानक को पूरा करता है। पेंसिल, जो पेंसिल है, संशोधित बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो है NCLP के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पेंसिल नामक एक ऑनलाइन पोर्टल को शुरू किया गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की नियुक्ति करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष की सजाए और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बच्चे स्कूल के बाद केवल 3 घंटे पारिवारिक उद्यमों में कार्य कर सकते हैं, परंतु प्रातःकाल 8 बजे से शाम 7 बजे तक वे परिवार के किसी भी कार्य में भाग नहीं लेंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मूल कर्तव्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।